Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. We are meeting after a very long time because some of our learners have to do some exams and we have cut off from sessions. From now onwards, we'll have regular sessions. So I once again welcome you all to the Society of Free Educators, session number 20 from Communication Skills, Learning and Development class. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. In the previous session, we have understood how to use at, in, or on for locations. We use at when we point out towards a specific location. We use in, which is very much similar to inside, and we use on when we have to point out towards a location in accordance to the surface. If something is uh, on the surface of something else, we use on to locate that position. Now, we also understood that what else does the word tells mean or tell means. And then in the business English part, we understood how to make a polite request. In word root analysis, we have gone through the word CERT, CHROM, or CHROMO. And then we have gone through side or side. And in conditional sentences, we have gone through hypothetical conditions and impossible conditions. So in conditional sentences, we are left only with the real conditions, which we are going to learn today, and the tenses part will be going to over. Apart from that, we'll start the forms of speech, that is direct, indirect speech, today in the grammar part. So let's start with the session today. Verbal skills. So first of all, we will understand the difference between the phrase beside and besides. तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है ये देखेंगे. आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ. बिसाइड और बिसाइड्स में से एक है जो लोकेशन के लिए यूज होता है और एक है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज होता है आपके सेंटेंस में. लेट अस सी. बिसाइड इट इज ए प्रीपोजिशन यूज टू टॉक अबाउट फिजिकल लोकेशन. अब बिसाइड जो वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन है जो फिजिकल लोकेशन बताती है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, बगल में, जिसको हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं कि ये चीज उसके बगल में पड़ी है, ये चीज उसके साइड में पड़ी है. नो मैटर इफ इट इज राइट साइड और लेफ्ट साइड और इट इज ऑक्सिलरी साइड. बट अगर मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि ये चीज उसके बगल में पड़ी है, देन आई विल यूज द वर्ड, आई विल यूज द प्रीपोजिशन बिसाइड. सो इट मींस नेक्स्ट टू. और इसका एग्जांपल देखते हैं हम. आई एम स्टैंडिंग बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में खड़ा हूँ. देयर वॉज ए बुक ऑन द टेबल बिसाइड द डोर. तो टेबल जो है वो दरवाजे के साइड में है, दरवाजे के बगल में है और उस टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी है. एंड ही हैज पार्क्ड हिज कार बिसाइड द हॉस्टल गेट. तो हॉस्टल के गेट के बगल में उसने अपनी गाड़ी खड़ी की है. सो बिसाइड इज बगल में. बिसाइड मीन्स द फिजिकल लोकेशन. अब आता है बिसाइड्स. तो बिसाइड्स इज ऑल्सो a preposition which can be used to add more information to in your sentence or in your phrases or clause whatsoever you are using. Besides reading books, I love riding horses. तो इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है आई लव राइडिंग हॉर्सेस. और इसके नहीं, इसमें मेन इंफॉर्मेशन है रीडिंग बुक्स. देखो, बिसाइड्स रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने के अलावा मुझे घुड़सवारी करना भी बहुत अच्छा लगता है. इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं. यू शुड डू समथिंग एल्स बिसाइड्स रनिंग द शॉप. तो रनिंग द शॉप इसमें मेन काम है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि आपको कुछ और भी करना चाहिए इस दुकान को चलाने के अलावा. तो यहाँ पर जो वर्ड बिसाइड्स है वो अलावा के लिए यूज हो रहा है. बिसाइड्स का एक और यूज है, वो है एज एन एडवर्ब यूज है. और एज एन एडवर्ब बिसाइड को यूज किया जाता है कुछ एक्स्ट्रा या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऐड करने के लिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड करने के लिए. इसके एग्जांपल हम देखते हैं. आई वांट टू गो एंड लाई डाउन बिसाइड्स आई एम हैविंग ए हेडेक. तो जो इसका मेन इंफॉर्मेशन है वो है आई वांट टू गो एंड लाई डाउन. वो जाना चाहता है और लेट जाना चाहता है. और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसने डाला है वो ये है बिसाइड्स आई एम हैविंग ए हेडेक. तो इसको हेडेक हो रही है जिसकी वजह से ये जाकर लेट जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बिसाइड्स यूज हुआ है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने के लिए एज एन एडवर्ब. इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें.
तो I do not want to go out. Besides, it is really dark now. तो besides it is really dark now is कि बाहर अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता. Just give me 1 second. Someone has turned on his mic. I hope this is clear to all of you. किसी को पूछना है कुछ इसमें? Okay. Let's go to the next part of verbal skills. It is three phases with phase. ठीक है. तो जो वर्ड है ना फेस, इसमें आप फेस को एज ए वर्ब ट्रीट करोगे. फेस मतलब चेहरा नहीं, फेस मतलब एक्सेप्ट करना या देखना. ठीक है. इसमें एज ए वर्ब ट्रीट, वर्ब वर्ब वर्बल मीनिंग हम देखेंगे द वर्ड फेस के. अदरवाइज फेस चेहरे को कहते हैं. तो पहला है व्हेन यू डोंट वांट समथिंग और यू डोंट वांट टू डू समथिंग. जब आप कोई चीज चाहते नहीं हो या फिर जब आप कोई चीज करना नहीं चाहते हो, तो उस टाइम जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो है कांट फेस समथिंग. इसका एग्जांपल देखते हैं हम. स्कूल इज ऑफुल एट द मोमेंट, आई कांट फेस इट टुडे. तो अब ये बंदा बोल रहा है कि स्कूल जो है वो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है और मैं स्कूल जा नहीं सकता, मैं स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो यहाँ पर है आई कांट फेस इट टुडे, मैं आज स्कूल जा नहीं सकता, स्कूल बहुत बुरी कंडीशन में है. तो यहाँ पर ये स्कूल जाना नहीं चाहता, इसलिए इसने बोला आई कांट फेस इट टुडे. और वैसे ही इट वाज सो हॉट वी कुड नॉट फेस गोइंग आउटसाइड. ये इतना गर्म था कि हम बाहर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पर जो फेस है, ये जो कांट फेस है फ्रेज, वो उस काम के लिए यूज हो रहा है जो ये करना नहीं चाहते. ये चीज क्लियर है? ओके. सो द नेक्स्ट इज व्हेन यू थिंक अबाउट और कन्फ्रंट समथिंग डिफिकल्ट. जब आप किसी मुश्किल चीज के बारे में सोचते हो या मुश्किल चीज को कन्फ्रंट करते हो, उस टाइम जो फ्रेज यूज किया जाता है फेस वाला, वो है फेस अप टू समथिंग. अब समथिंग कोई भी टास्क हो सकती है. तो फेस अप टू समथिंग ये सिमिलर है मैन अप की तरह. जैसे हम बोलते हैं ना मैन अप, मैन अप होता है उठो हिम्मत करो. तो फेस अप टू समथिंग भी उसी की तरह है जब आप कोई मुश्किल चीज को कन्फ्रंट करते हो. इसके एग्जांपल्स हैं. यू नीड टू फेस अप टू योर फेयर ऑफ स्टेज इफ यू वांट टू गिव द स्पीच. आपको आपको जो डर है स्टेज का, उसको आपको फेस अप करना पड़ेगा, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा अगर आपको स्पीच देनी है तो. तो यहाँ पर जो फेस अप टू समथिंग है वो है कन्फ्रंटेशन समथिंग डिफिकल्ट. अब इस बंदे के लिए स्टेज पर जाकर स्टेज पे जाना मुश्किल है, ये नर्वस हो रहा है, इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर फ्रेज यूज करते हैं फेस अप टू योर फेयर ऑफ स्टेज. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम. वो है व्हेन विल when will you face up to the fact that you need a better job. तो आप कब इस चीज को कन्फ्रंट करोगे कि आपको एक नई नौकरी चाहिए, एक बेहतर नौकरी चाहिए. और उसी तरह जो तीसरा यूज है फेस का, वो है जब आप पास्ट में की हुई किसी हरकत का नेगेटिव रिजल्ट एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू एक्सेप्ट द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट एक्शंस. अब उस वक्त जो फेस वाला फ्रेज है वो है फेस द म्यूजिक. समझे? तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ्रेज है फेस द म्यूजिक. इसी एग्जांपल्स हम देखते हैं. आई फॉरगॉट टू डू द होमवर्क. जस्ट गिव मी 1 second, समवन हैज टर्न्ड ऑन द वीडियो. ओके. सो इसका है आई फॉरगॉट टू डू द होमवर्क, नाउ आई हैव टू टेल द टीचर एंड फेस द म्यूजिक. अब मैंने होमवर्क नहीं किया, अब मुझे टीचर को जाकर बताना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि क्या आगे से टीचर का रिएक्शन है. तो मेरी एक पास्ट की एक्शन है कि मैंने होमवर्क नहीं किया और उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है, मेरे को जो पनिशमेंट मिलने वाली है, मैं उसको फेस करूंगा. वैसे ही द क्रिमिनल डिसाइडेड टू फेस द म्यूजिक एंड सरेंडर टू द पुलिस. अब क्रिमिनल ने पास्ट में कुछ एक्शन किया हुआ है जिसकी वजह से वो भी प्रेजेंट में सरेंडर कर रहा है और he has to face the music. So I hope this thing is clear to everyone. Is there anyone who wants to ask something? Okay, let's move to the other section which is business English. So आज हम business English में पढ़ेंगे language for offering help.
अब नॉर्मली जब हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं ना, तो हम उसको सिंपल बोलते हैं लेट मी हेल्प यू, ठीक है, या फिर अ, उसको हम बताते हैं वी कैन हेल्प यू और आई कैन हेल्प यू विद दिस, इस तरह से कुछ भी, कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो उठो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम शुरू करो, आया मैं। तो इस तरह से जो हम फ्रेजेस यूज करते हैं ना, हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करेंगे कि जब आप बिजनेस में हो और आपको एक बहुत एक फॉर्मल सी लैंग्वेज यूज करनी है, उस टाइम आप क्या यूज करोगे फ्रेजेस। तो पहला फ्रेज है इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, और उसके आगे जो भी आप बोलना चाहते हो, जैसे इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू विद योर होमवर्क, या इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू विद दिस टास्क बाय द व्हिच यू हैव टू सबमिट बाय द एंड ऑफ द डे। उसी तरह एक और फ्रेज है लेट मी हेल्प यू। अब ये जो लेट मी हेल्प यू है ना, इसके आगे हमेशा विद या फॉर आएगा, ठीक है, या फिर टू भी आएगा। लेट मी हेल्प यू टू डू योर होमवर्क, या लेट मी हेल्प यू टू finish this task, let me help you for completing the presentation, या फिर let me help you with this section of the portal, इस तरह से। और फिर उसके बाद है कैन आई गिव यू ए हैंड। अब ये जो फ्रेज है कैन आई गिव यू ए हैंड, ये एक बार टिपिकल सा फ्रेज है। देखो ये दो चीजों के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। एक तो ये तब इस्तेमाल होता है जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, या फिर उन लोगों से बात कर रहे हो जो बहुत क्लोज हैं, पहली चीज। और दूसरी ये ना एक फिजिकल एक्टिविटी को डिफाइन करता है, जैसे लेट मी हेल्प यू, लेट कैन आई गिव यू ए हैंड इन द किचन। तो हैंड इन द किचन इज क्या मैं किचन के काम में तुम्हारी हेल्प करूं, या लेट मी, या कैन आई गिव यू ए हैंड विद द ब्रूमिंग। तो ब्रूमिंग मतलब मेरे को आप झाड़ू मार रहे हो और मुझे उसमें आपकी हेल्प करनी है, तो कैन आई गिव यू ए हैंड, क्या मैं आपकी मदद करूं झाड़ू मारने में। तो ये फ्रेजेस इस तरह से इस्तेमाल होंगे। इसी की तरह एक और फ्रेज है गिव मी ए शाउट इफ यू नीड एनीथिंग। अब ये जो गिव मी ए शाउट इफ यू नीड एनीथिंग, ये है कि मुझे आवाज लगा लेना अगर आपको कोई जरूर, अब आपको किसी चीज की जरूरत पड़े। अब ये फ्रेज कहाँ यूज होता है, ये फ्रेज मोस्टली उनके साथ यूज होता है जिनको आप बहुत कम जानते हो, या बहुत न्यूली जानते हो, या फिर आप रिलेटिव्स के पास हो। या जस्ट गिव मी वन सेकंड, समवन हैज अगेन टर्न्ड ऑन द वीडियो। तो इसके बाद एक और है आई हैव एन आइडिया। अब ये जो है आई हैव एन आइडिया, ये दिखने में तो सजेशन है मगर ये एक हेल्प है, ठीक है। तो जो हेल्प होती है ना, वो एक सजेशन होती है। हम इसको डिटेल में देखते हैं। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू विद द प्रेजेंटेशन, ये एक बहुत फॉर्मल वे है हेल्प देने का, हेल्प ऑफर करने का। फिर लेट मी हेल्प यू इज व्हेन यू हैव आर ऑर्डर्ड बाय समवन टू हेल्प समवन एल्स। तब आपको किसी ने कहा हो कि किसी की मदद करो, तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं लेट मी हेल्प यू। मान लीजिए मेरे ऑफिस में एक जूनियर है और उसको किसी पोर्टल की कोई सेक्शन समझ नहीं आ रही, और मेरे मैनेजर ने उसको बोल दिया कि प्लीज यार इसकी हेल्प करना, तो मैं उसके पास जाकर बोलूंगा लेट मी हेल्प यू विद दिस पोर्टल, इस तरह से। एंड देन कैन आई हेल्प यू, कैन आई गिव यू ए हैंड, इट इज ऑफरिंग हेल्प टू समवन यू नो और वेरी क्लोज विद, और यू आर वेरी क्लोज विद, ये है। जस्ट गिव मी वन सेकंड, देयर इज समवन हु इज डिस्टर्बिंग द क्लास टुडे। ओके, फिर है गिव मी अ शाउट इफ यू नीड एनीथिंग। ये वाला जो है ये बहुत फ्रेंडली या इनफॉर्मल वे है। और आई हैव एन आइडिया इज व्हेन यू आर सजेस्टिंग ए हेल्प, जब आप किसी को हेल्प करने की सजेशन दे रहे हो। और इसके अलावा जो कस्टमर सेंट्रिक वर्ड्स हैं, कुछ बहुत पॉपुलर फ्रेजेस हैं, वो है लेट मी असिस्ट यू विद दिस या हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। अगर आप पूछना चाहते हो सामने वाले से कि भाई आपकी मैं कैसे हेल्प करूं, तो हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, या हाउ मे आई असिस्ट यू विद दिस पोर्टल, हाउ मे आई असिस्ट यू विद दिस असाइनमेंट, या हाउ मे आई असिस्ट यू विद दिस सॉफ्टवेयर, या हाउ मे आई असिस्ट यू विद दिस हार्डवेयर, कुछ भी आप बोल सकते हो। और उसी तरह लेट मी असिस्ट यू, अगर आपको मालूम है कि सामने वाले को किस चीज की हेल्प चाहिए, मान लीजिए सामने एक बंदा है जिसको डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं आ रहा, तो मैं उसको कहूंगा लेट मी असिस्ट यू विद द डिफरेंशियल कैलकुलस इक्वेशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, या लेट मी असिस्ट यू विद योर मैथमेटिक्स होमवर्क, इस तरह से। So is it clear to everyone? Is there anyone who has a question? Okay, let's go forward to the word root analysis and pronunciation.
So the first word that we are going to understand is D-E-N-D-R-I या O. So dendry or dendro. The second is dent. Third is derm or derma. And the fourth is die. अब ये चार वर्ड्स हैं, इसको हम टर्न वाइज देखते हैं. तो पहला है डेंट और डेंड्री और डेंड्रो. सो ये जो वर्ड है ना, डेंड्रो और डेंड्री, इसका मीनिंग होता है ट्री. इसके एग्जांपल्स है डेंड्रीफॉर्म. सो डेंड्रीफॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो ट्री की शेप में हो, और दूसरा डेंड्राइट्स. तो डेंड्राइट्स होते हैं ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस. जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस निकलती हैं बहुत सारी, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं. वो बहुत सारी एक्सटेंशंस निकलती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रांचेस की शेप में, उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके. सो द सेकंड इज डेंट. अब ये सबको मालूम होगा. डेंट इज टूथ, दांत. तो डेंटल रिलेटेड टू टीथ, डेंटिस्ट a doctor for the teeth, or dentures a set of false teeth. Is it clear? Okay. Coming to the third word, that is derm or derma. अब ये जो वर्ड्स है ना, डर्म या डर्मा या डर्मी, ये जो वर्ड्स होते हैं स्किन से रिलेटेड होते हैं. तो डर्मा और डर्मी और डर्म इज स्किन. डर्मेटोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर फॉर द स्किन. पैकीडर्म, पैकीडर्म एक ऐसी क्लास ऑफ एनिमल्स है जिनकी चर्बी बहुत मोटी होती है, मोटी स्किन वाले, जैसे एलिफेंट, राइनो, हिप्पोपोटामस. सो ये जो क्लास ऑफ एनिमल्स है जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, दीज आर कॉल्ड पैकीडर्म्स. और फिर एक डिजीज है डर्मेटाइटिस. ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन. इज इट क्लियर? ओके. कमिंग टू द लास्ट इज डाई. तो डाई का मतलब होता है दो, टू. तो टू और ट्वाइस. डाइक्रोमेटिक इज डिस्प्लेइंग ओनली टू कलर्स. तो दो रंग वाली कोई भी चीज होगी हम उसको बोलेंगे डाइक्रोमेटिक. ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, रेड एंड व्हाइट भी हो सकती है, या फिर रेड एंड ग्रे भी हो सकती है. सो कोई भी, बस दो कलर होने चाहिए. सो इफ एनीथिंग हैज ओनली टू कलर्स, दैट इज डाइक्रोमेटिक. फिर आता है डायलेमा. अब डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको दो में से किसी एक को चूज करना होता है. अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है तो वो डायलेमा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ दो चॉइस है तो वो एक डायलेमा है. तो डायलेमा इज अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. जैसे आज मैं दिल्ली जाऊंगा या घर रहूंगा, तो ये दो ही सिचुएशन है, या तो मैं जाऊंगा या मैं घर रहूंगा. सो आई एम इन अ डायलेमा टुडे. मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे जाना है दिल्ली या मुझे घर पे रहना है. और फिर आता है डायपोल्स. डायपोल्स होते हैं टू ऑपोजिट एंड्स. किसी भी चीज के दो ऑपोजिट एंड्स, उसको डायपोल कहते हैं. जैसे एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. तो ये उसके डायपोल्स हो गए, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. वैसे ही डोमेन्स होते हैं किसी भी मटेरियल में, उसमें भी ऑपोजिट डायपोल्स होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स होते हैं. इज इट क्लियर? ओके. सो लेट्स मूव टू द ग्रामर सेक्शन नाउ. So we were left with only one part of conditional tenses, that is tenses में हम पढ़ रहे थे conditional sentences, जिसमें आता है real conditions. अब real conditions क्या होती हैं? real conditions वो conditions होती हैं जो future को predict करती हैं एक reality के basis पे. ठीक है? ये हाइपोथेटिकल या इम्पॉसिबल कंडीशंस की तरह नहीं होती. हाइपोथेटिकल और इम्पॉसिबल कंडीशंस जो होती हैं वो पास्ट के बारे में बात करते हैं, मगर रियल कंडीशंस जो होती हैं ये फ्यूचर के बारे में बात करती हैं. और इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो दीज कंडीशंस आर यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर और एक्सप्रेस द फ्यूचर इंटेंशंस और पॉसिबिलिटीज और एंड स्पेकुलेशंस. अब इसका फॉर्मेट जो है वो है, कंडीशनल क्लॉज जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और मेन क्लॉज जो होगा इसका वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा. तो कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज कह लो इसको, जिसमें कंडीशन आएगी वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. देखो, इफ इट रेन्स आई विल बी इन ट्रबल. अब इसका जो कंडीशनल क्लॉज है वो है इफ इट रेन्स, या इफ क्लॉज जो है वो इफ इट रेन्स है. इफ इट रेन्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर बारिश होती है. इफ इट रेन्स, तो मैं
दुविधा में फंस जाऊंगा, मैं आई विल बी इन ट्रबल, तो मैं ट्रबल में फंस जाऊंगा इस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आई विल बी इन ट्रबल इज सिंपल फ्यूचर टेंस एंड इफ इट रेन्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे कंडीशनल टेंसेस बनते हैं रियल कंडीशंस के लिए। एक और देखते हैं हम, whenever you drive we are always late। तो ओ सॉरी, इसमें आर नहीं आना था, we will be always late आना चाहिए था। तो whenever you drive is simple present tense and we will always be late is simple future tense। ठीक है, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर will है। So is it clear to everyone? Okay, so before moving forward towards direct and indirect speeches, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे पास नंबर लाइन होती है मैथमेटिक्स में, जो ये दिखाती है कि आप ओरिजिन से कितना, ओरिजिन मतलब जीरो से कितना दूर हो, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, उसी तरह हमारे पास एक टेंस लाइन होती है इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आपको बताती है कि आप प्रेजेंटली किस किस टेंस में हो और आपसे कौन सा टेंस कितना दूर है। इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह से दिखती है। देखो, जो हमारा प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट सिंपल होता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बिल्कुल पास होता है। जैसे आई गो टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, ये दोनों आपका प्रेजेंट है। जिस मोमेंट में आप इस टाइम हो, दिस इज योर प्रेजेंट। अब जो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये आपसे बहुत दूर है ऑन द पॉजिटिव साइड। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो आएगी फ्यूचर में, आपको श्योर है कि वो आएगी, मगर वो आपसे बहुत दूर है। लेकिन आपके पास कौन कौन सी है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ये आपके आने वाले एक दो दिन में भी हो सकता है या एक दो घंटे में भी हो सकता है। या फिर फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाना होगा फ्यूचर में। तो ये चीज समझ आई कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके पास हैं, जबकि फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस आपसे बहुत दूर है ऑन द पॉजिटिव साइड, एक ऐसी तरफ जो अभी आई नहीं है। लेकिन अगर हम बैक साइड पे चले तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आपकी प्रेजेंट मोमेंट से पहले हो चुका होता है। जैसे आई हैव बीन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसा काम है जो है तो प्रेजेंट में मगर हो चुका है। और इससे भी पीछे जाओ तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो है ना, यार मुझे इसका उर्दू करना नहीं आ रहा है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो इसका जो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ये आपकी प्रेजेंट मोमेंट से दूर है मगर है प्रेजेंट में। ठीक है, और अगर इससे और थोड़ा पीछे जाएं तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस आपके क्लोजेस्ट हैं। तो प्रेजेंट के जो सबसे पास्ट वाला हिस्सा है वो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, या आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। और अगर इससे और थोड़ा पीछे जाएं तो आता है पास्ट परफेक्ट, आई हैड गॉन टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा चुका था, या फिर मैं स्कूल जा रहा, यार पता नहीं इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कि है तो पास्ट की कंडीशन मगर मैं कर रहा होऊंगा पास्ट में कभी। तो आपका जो प्रेजेंट है वो या तो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पास्ट में आपके क्लोजेस्ट पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस है, और फारदेस्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और सेकंड फारदेस्ट है पास्ट परफेक्ट। ये चीज समझ आई सबको? देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? इनफैक्ट कोई भी कन्वर्जन अगर आपको समझना है तो आपको ये जो टेंस लाइन है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है जिसमें आप जी रहे हो, या तो वो सिंपल प्रेजेंट होती है या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होती है। और फिर आपके जो पास्ट में सबसे नियरेस्ट होती है वो पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस होती है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जब भी हम कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, देखो इसमें एक लॉजिक है। जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं
तो हम पास्ट में जाते हैं, और इसका रीजन है पास्ट में जाने का, हम उस स्पीच को प्रेजेंट में नहीं रखते, हम उस स्पीच को पास्ट में ले जाते हैं। और पास्ट में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि देखो, डायरेक्ट स्पीच होती है जब आप किसी के कहे हुए वर्ड्स को उन्हीं के वर्ड्स यूज करके एक्सप्रेस करो। ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड उनकी कॉपी करते हो और उनकी तरफ से बोलते हो। ठीक है, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि किसी ने कुछ कहा, अब आपने वो कही हुई बात फिर से किसी और को बतानी है अपने वर्ड्स में। तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं और आपने वही काम फिर से बोलना है, वही बात फिर से बोलनी है। इसलिए जब भी इनडायरेक्ट स्पीच हम यूज करते हैं तो हम पास्ट के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन के लिए ना आपको पास्ट में जाना पड़ता है, और अगर वो चीज ऑलरेडी पास्ट में है तो आपको पास्ट में और पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि पास्ट में कितना पीछे जाना है। समझे? क्लियर है सबको? ओके, तो हम देखते हैं अभी फॉर्म्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी स्पीच है जिसमें आप किसी और के कहे हुए वर्ड्स को उन्हीं के वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो by using the same exact words. So the reporting of a speech by using the actual words of a speaker is direct speech. और इसका फॉर्मेट क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज, जैसे he says, he said, he tells, या he told, या he will say, इस तरह से। और फिर एक कॉमा आएगा और फिर कोटेशंस, और कोटेशंस के अंदर एक्चुअल वर्ड्स होंगे स्पीकर के। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, he replies watching the movie in the evening is fun। तो वॉचिंग द मूवी इन द इवनिंग वो ऑलरेडी कह चुका है, और हम उसी के वर्ड्स को एग्जैक्टली कॉपी कर कर बता रहे हैं। तो मैं अगर किसी को बताऊंगा कि उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि शाम में मूवी देखना बहुत मजेदार काम है, तो मैं अगर मैं उन्हीं के वर्ड्स एग्जैक्ट सेम यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट स्पीच यूज कर रहा हूँ। ही रिप्लाइज वॉचिंग द मूवी इन द इवनिंग इज फन। तो रिपोर्टिंग क्लॉज आ गया, ही रिप्लाइज, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब है रिप्लाइज, फिर कॉमा, और फिर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमर्स। और जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमर्स है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये एग्जैक्ट सेम सेम वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, ही टेल्स अस आई विल विन द रेस टुडे। तो यहाँ से पता लगता है he tells us is the reporting clause, tells is the reporting verb, comma आ गया, और actual words of the speaker are in inverted commas which is reported speech। यहाँ तक क्लियर है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट is indirect speech। तो the type of speech which tells what the speaker has said in your own words। तो indirect speech एक ऐसी स्पीच है जिसमें आप बताते हो कि बोलने वाले ने क्या कहा, और आप अपने वर्ड्स यूज करते हो। तो इसमें आपको बहुत फ्रीडम मिल जाती है, इसको आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि सामने वाले ने क्या कहा। लेकिन फ्रीडम की लिमिटेशंस है कि आपको उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। आप अपने से वर्ड्स नहीं ऐड कर सकते, लेकिन आपको आप अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो कि सामने वाले ने क्या कहा विदाउट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही, रिपोर्टिंग क्लॉज प्लस दैट, और फिर दैट के आगे स्पीच ऑफ द स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में स्पीकर की स्पीच बता सकते हो। अब जो दैट है ना, वो कंडीशनल है, या फिर वो हर बार यूज करो या नहीं करो खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमें 10th क्लास तक सिखाया जाता है कि दैट को यूज करना ही करना है जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है। बट कई सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसपे हम दैट को यूज करें या ना करें इससे खास फर्क पड़ता नहीं। क्योंकि जो एक्चुअल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस है ना, वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस यूज होती हैं या इन्वर्टेड कॉमर्स यूज होते हैं, और एक्चुअल वर्ड्स यूज होते हैं स्पीकर के। तो अगर स्पीकर फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच में भी फर्स्ट पर्सन में ही बात करेंगे।
लेकिन अगर उसी स्पीच को मैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में बोलूंगा या इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। ही टेल्स अस दैट ही विल विन द रेस। अब जैसे वो था ना, ही टेल्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल विन द रेस, तो उसी का इनडायरेक्ट स्पीच है ही टेल्स अस दैट ही विल विन द रेस। तो ही टेल्स अस इज द रिपोर्टिंग क्लॉज, जिसमें टेल्स जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और दैट कंडीशनल है एंड स्पीच इन योर ओन वर्ड्स है, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग क्लॉज भी प्रेजेंट में है और इसका जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो इसका फ्यूचर में है। इसके रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका जनरल एक रूल है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। और पास्ट में कितना जाना है? जनरली आपको पास्ट में अपने टाइमलाइन के जो सबसे करीब वाला पास्ट है पहले वहां जाना है। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच उस पास्ट टेंस में है तो आपको उससे पीछे जाना है। तो सबसे बड़ी प्रेफरेंस पास्ट सिंपल और फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, या पहला प्रेफरेंस आप पास्ट कंटिन्यूअस को दे सकते हो और फिर पास्ट सिंपल को, और फिर पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो इस तरह से हो सकते हैं, he tells, he says, he said, he asked, he inquired, he shouted, he suggested, कॉमा और फिर आगे इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और आगे एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ये चीज क्लियर है? ओके, तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे he tells I am a teacher, he tells कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन I am a teacher full stop and inverted comma close। तो उसने कहा कि वो एक टीचर है। तो इसका अब मेरे को इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, तो मैं क्या बोलूंगा? उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि वो एक टीचर थे। इसमें जो दैट है वो कंडीशनल है, आप लगाओ या नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता। he said that he was a teacher, so I am a teacher is converted into he was a teacher। I which is in first person is converted into third person, that is he, and am a is converted into was a। तो present simple is converted into past simple। उसी तरह present continuous is converted into past continuous। I am going to school is converted into he was going to school, he said that he was going to school। अगर यहाँ पर he की जगह I said होता या I say होता, I say I am going to school, तो यहाँ पर आता I said that I was going to school। ठीक है, तो जो आपका पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है वो डिपेंड करता है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज पे कि रिपोर्टिंग क्लॉज का पर्सन क्या है। इसी तरह हम एक और देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस, मैं फ्रांस 2 बार जा चुका हूँ। और इसी को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ही सेड दैट ही हैड बीन टू फ्रांस ट्वाइस। अगेन दैट इसमें कंडीशनल है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, he said he had been to France twice। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये एक बहुत पुरानी कन्वेंशन थी कि दैट को यूज करना ही करना है। अगर आप नहीं भी करोगे तो सेंटेंस की सेंस और सेंटेंस की करेक्टनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You can either omit that or you can keep that as it is। He said that he had been to France twice, so past present perfect is converted into past perfect। Again, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन गोइंग टू द स्कूल एवरी डे, तो मैं हर दिन स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू द स्कूल ईच डे या एवरी डे। तो पास्ट में वो हर दिन स्कूल जाता तो था तो ये चीज जो है प्रेजेंट परफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग? No, no. ये मुझे नन्ना ने नहीं खानी है, नन्ना को नहीं देनी है, नन्ना I You have been understand. very wonderful। I will see you in the next session। Thank you। Okay. Okay.